こんにちは皆さん。皆さんはお元気ですか？皆さんは元気だと思います。तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ JFT। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जापान फाउंडेशन टेस्ट के बारे में। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो हमेशा मुझसे कहते हैं कि सेंसे JFT के बारे में कुछ बताइए, JFT के बारे में वीडियो बनाइए। सो आज की इस वीडियो को स्पेशली ऐसे ही स्टूडेंट को ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूँ। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियोस पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, वो है JFT और SSW से रिलेटेड। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JFT जो एग्जाम होता है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो मतलब जब भी कोई भी स्टूडेंट हो, जब भी जापानीज लैंग्वेज के अंदर आता है तो उसके सामने सबसे पहले ये सवाल होता है कि भाई वो आगे करेगा क्या, इन फ्यूचर उसके पास क्या ऑप्शन है। तो अब जब वो रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ आपको एग्जाम देने होते हैं, जिसमें सबसे पहले JLPT आता है, फिर नेट और फिर आपका JFT। अब ये इतने सारे एग्जाम क्यों जरूरी हैं, तो इसके अंदर भी कुछ डिफरेंस है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि JFT और JLPT के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। JLPT एग्जाम जो है ना, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एग्जाम कंसिडर किया जाता है। यानी कि कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो JLPT मांगा जाता है वहां पे कि आपने JLPT क्लियर किया है या नहीं, आपके पास कोई लेवल है JLPT का या नहीं। उसको कंसिडर करने के बाद फिर आप इंटरव्यू में बैठने के लायक होते हैं, तब आप इंटरव्यू में बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेट का बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता है कि कहीं पूछ लिया गया कि आपके पास नेट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि नेट यूज नहीं होता, नेट होता है। कई जगह मैं देखता हूँ जब कहीं मतलब जॉब निकलती है तो वहां पर वो लोग नेट के जो लेवल होते हैं वो मेंशन करते हैं कि ये लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट वही है कि JLPT ज्यादा कंसिडर किया जाता है, तो इसीलिए कोशिश करें अगर आपके पास टाइम तो JLPT करें। अच्छा, अब डिफरेंस की बात करें तो देखो, JLPT एग्जाम जो होता है ना वो साल में सिर्फ 2 बार होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका JFT एग्जाम होता है, जापान फाउंडेशन टेस्ट, ये हर 2 महीने में होता है। यानी कि ओवरऑल ईयरली सिक्स टाइम ये होता है, एक साल में 6 टाइम, यानी कि 6 बार ये एग्जाम आपका कंडक्ट होता है और इसे जापान फाउंडेशन जो है वो इसे कंडक्ट करता है। स्पेशली जो आसियान कंट्री है, एशियन कंट्री है, जितनी भी एशियाई कंट्री में जितने भी आते हैं, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, म्यांमार, जितने भी, इन सभी कंट्रीज में ये एग्जाम होता है। अब इसका जो मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा वो यही कि जो स्टूडेंट, क्योंकि काफी स्टूडेंट मैंने भी देखा है, काफी स्टूडेंट हैं इंडिया में भी जो जिनका कंसेंट ये है कि भैया उन्हें जाना जापान है, सम हाउ कि उनका वहां पर सब कुछ वेल सेटल्ड है, उन्हें बस वहां जाना है और उसके लिए उन्हें सिर्फ जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, मतलब JLPT हो गया या फिर कोई भी किसी भी तरीके का टेस्ट सर्टिफिकेशन मिल जाए कि भाई आपने अपनी इस लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज का जो बेसिक लेवल है वो क्लियर कर लिया है और उसके बिहाफ पर ही आप जापान जा सकते हो। अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो और अभी आपने एग्जाम दिया और आपका 1-2 मार्क्स से फेल हो गए और आप रह गए, तो मैं यही बोलूंगा कि आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई JFT का नेक्स्ट डिसीजन कब होगा, इंस्टेड ऑफ कि आप JLPT का वेट करो। ठीक है, तो हर महीने में होता है। जैसे इस मंथ में काफी सारे इस मंथ में जो है एग्जाम चल रहे हैं JFT के। इंडिया की बात करूं तो गुड़गांव में और बैंगलोर में और गुवाहाटी, इन 3 जगह पे इनके सेंटर पड़ रहे हैं। तो अभी बैंगलोर में और गुड़गांव में, स्पेशली गुड़गांव में आई थिंक 13 और 14 सितंबर को पेपर है। 2021 को भी एग्जाम हो रहा है, सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, बीच में एक डेट और है जो मुझे पक्का पता नहीं है। बैंगलोर में भी हो रहे हैं और साथ ही साथ गुवाहाटी गुवाहाटी में आई थिंक नहीं है। और सिमिलरली नेपाल की बात करूं कि काफी सारे स्टूडेंट जो नेपाल से भी देखते हैं, तो नेपाल में तो ये पूरा मंथ जो है, इस पूरे मंथ में एक आधे दिन ऐसा होगा जिस दिन एग्जाम नहीं है। बाकी आपका नेपाल में भी जो है आपका 2 जगह पर एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट इस ये जो सितंबर मंथ है, इस पूरे मंथ में एग्जाम है। तो आप लोग देख सकते हैं, उसकी तरफ भी देख सकते हैं अगर JLPT आपका क्लियर नहीं हो रहा। अब बात करता हूं मैं कि JFT किस तरीके से JLPT से अलग है। तो देखो, उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला, जो JFT का एग्जाम होता है इसके अंदर आपको कोई भी जो एग्जाम के अंदर आपको कुछ भी लिखने का काम की जरूरत नहीं होती। ये सारा का सारा टेस्ट जो होता है वो आप एक तरीके से कहते हैं कंप्यूटर टेस्ट होता है। ठीक है, आपके सामने जो भी एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आपके सामने एक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आपको रख दी जाएगी और आपको वहां बैठ करके इस एग्जाम को देना है।
अब एग्जाम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो भी बताया था। तो इसके अंदर आपको 4 सेक्शन जो है वो आपको क्लियर करना है। सबसे पहले स्क्रिप्ट एंड वोकेबलरी टेस्ट होता है। सेकंड इसके बाद कॉन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेशन का टेस्ट होता है। थर्ड लिसनिंग कॉम्प्रेंशन एंड रीडिंग कॉम्प्रेंशन। ठीक है, तो 4 टेस्ट जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 4 टेस्ट आपके होंगे। और अच्छी चीज जो मुझे लगी यहाँ पर इस टेस्ट की वो ये है कि भाई स्क्रीन पे आप बैठोगे, वहां टाइमर चलता रहेगा और जो भी आपके सामने मोंदाई होगी, अगर आपको इनके समझ में नहीं आती है तो वहां पर एक ऑप्शन और होता है कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस मोंदाई को समझ सकते हैं, देन आप आंसर अपने आप दे सकते हैं। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं, इंडिया में वहां पे हिंदी का ऑप्शन था नहीं। तो नेपाल का भी ऑप्शन था, अदर जितनी कंट्रीज हैं सबकी ओरिजिनल लैंग्वेज का वहां पे ऑप्शन था। अच्छा, सेकंड चीज, जब आप लिसनिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर जो ऑडियो का प्ले बटन होता है वो आप खुद प्ले करेंगे, मतलब आप खुद सुनेंगे और सुनने की जो वहां पर फ्रिक्वेंसी है आपको 2 बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप एक बार नहीं सुन पाए दोबारा सुनिए, ठीक है, लेकिन तीसरी बार नहीं मिलेगा। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। वहीं जेएलपीटी में जब आप लिसनिंग वाले पोर्शन में जब आप बैठते हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी जो आवाज है वो गूंजती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक सी होती है, तो एग्जैक्टली समझ नहीं पाते कि क्या बोला गया। तो इसकी कंपैरिजन में काफी ठीक लगा मुझे। टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग काफी कम है कि भाई आपको वेट करना पड़े 6 महीने का, तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर आप 2-2 महीने बाद आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं वही कहूंगा, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि भैया मुझे जापान निकलना है या उनको कुछ और पर्पस है, तो उनके लिए ये बेस्ट वे है कि भाई आप जब आपको लगे आप अपनी तैयारी करते रहो, जब आपको लगे कि हाँ मेरी तैयारी अब परफेक्ट हो चुकी है और मुझे अब ट्राई करना चाहिए, तो आप जा सकते हैं आराम से जेएफटी एग्जाम की तरफ भी। सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर जो मुझे लगी है वो ये है कि जेएफटी के अंदर जो इसका रिजल्ट होता है ना, वो विद इन 5 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। सो वही बात करें हम अगर जेएलपीटी एग्जाम के बारे में, तो इसके रिजल्ट में जो है तो काफी टाइम लग जाता है, अराउंड 1.5 महीने के करीब लग जाता है। तो पहले तो आपको 6 मंथ वेट करना है, देन उसके बाद रिजल्ट का वेट करना, तो बहुत लंबा प्रोसेस हम कह सकते हैं। बाकी ये दोनों में फर्क था जो मैंने आपको बताया। और इसकी फी की बात करते हैं तो फी, देखो फी ऑलमोस्ट तो नहीं जेएलपीटी के बराबर तो नहीं, जेएलपीटी थोड़ा एक्सपेंसिव है। जो मैंने फी देखी थी 3,000, आई थिंक 3,500 के करीब मैंने देखी थी इसकी फी, 3,450। ये मैंने खुद पढ़ के देखा है, तो एग्जैक्टली exactly मैं नहीं बता रहा, एक बार आप इसे चेक कर लेना कितनी क्या फीस है। तो फी इस तरीके से है। जेएफटी एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया। अब जेएफटी एग्जाम को कंसिडर कर लिया जाता है बहुत जल्दी से एसएसडब्ल्यू के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ जेएफटी को ही कंसिडर किया जाता है, जेएलपीटी को भी किया जाता है। देखो अब इसके अंदर मैं जेएफटी के अंदर कुछ लेवल्स बताता हूँ। जैसे जेएलपीटी के अंदर लेवल्स होते हैं ना, जेएफटी के अंदर भी लेवल्स होते हैं। यहाँ लेवल्स के नाम अलग हैं। तो जैसे कि जेएलपीटी में N5, N4, N3, N2, N1 होता है। N5 सबसे बेसिक होता है। इसी तरीके से जेएफटी के अंदर होता है आपका सबसे पहले A1, फिर आता है A2, फिर B1, B2, C1, C2। यहाँ पर 6 लेवल होते हैं। तो अगर आप जापान में जाकर के काम करने की सोच रहे हो, या फिर जापान में परमानेंट, परमानेंट तो नहीं, काम के पर्पज से ही बोलूंगा, काम के पर्पज से वहां जाकर के आप रहना चाहते हो और वहां की बुंगा कल्चर को जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सो बहुत जरूरी है कि आपके पास जेएफटी का एटलीस्ट A2 तो होना चाहिए, A1, A2। तो A2 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप एक जो एसएसडब्ल्यू वीजा है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो वही दूसरी तरफ अगर आप जेएलपीटी का आपने N4 क्लियर कर रखा है, तो भी आप एसएसडब्ल्यू वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छी खबर है। तो अभी तक तो मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप जेएफटी का एग्जाम जो है, जेएफटी एग्जाम और जेएलपीटी एग्जाम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्या क्या इनकी अच्छी चीजें हैं और क्या क्या थोड़ी सी नेगेटिव चीजें। जैसे मैंने बताया कि जेएफटी में काफी अच्छी चीज ये है कि स्टूडेंट को वहां बिठा करके उसको हेडफोन दे दिया गया भैया, और खुद ही प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड जेएलपीटी में ऐसा होता नहीं, वहां पर अपने आप ही प्ले होता है, आपको सुनना है, कहीं अगर आपने जरा सा स्किप किया तो वो चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। वैल्यू की बात मैंने बताई कि अब जिस कंट्री में ज्यादा जो चीज पूछी जाती है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जेएलपीटी पूछा जाता है, तो इसीलिए जेएलपीटी की तरफ लोग भागते हैं। बट जेएफटी भी पूछा जाता है कुछ कुछ जगह पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसएसडब्ल्यू है क्या। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन ही लिख ही रखा है ऑलरेडी, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। जापान में जापान की गवर्नमेंट ने 2019 1 अप्रैल को ये एक तरीके की पॉलिसी लेके आए। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई जापान के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम है, यूथ जो है वो बहुत ही कम है। अब किसी भी देश की जीडीपी को चलाने के लिए भाई उस देश की पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्पेशली जो यूथ है वो एक बहुत बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जापान में आपको पता ही कि बहुत ही ज्यादा ये जो रेट है, जो रेशियो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा, 2019 में एक स्कीम ये निकाली, पॉलिसी ये निकाली कि वो SSW वीजा, ये एक नाम दिया कि जो इस टाइप के जो पर्सन होंगे, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, उनके लिए एक वीजा अलॉट कराएंगे। और इसके अंदर आपको क्या है, बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, डेली कॉन्वर्सेशन की जापान की। तो इसी के लिए A1 A2 उन्होंने लेवल बताए वहां पे कि JFT का एटलीस्ट इतना लेवल होना चाहिए, और N4 अगर JLPT का निकाला तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब काम की बात करें तो जापान में क्या काम कर सकते हैं ऐसे लोग, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे लोग जो है ना, कुछ स्किल्ड वाले काम करते हैं। अब स्किल्ड वाले काम जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे काम है ऐसे, जैसे कि आप वेल्डिंग का काम कर सकते हो, आप नर्सिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। कोई ऑटोमोबाइल में लाइक एक तरीके से होती नहीं कोई, जैसे मैकेनिक टाइप, उस टाइप की आप काम कर सकते हो, ठीक है। रख रखाव का काम करना, और लाइक मछली पालन का काम करना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, ठीक है, जापान में। तो उनको करने के लिए वहां पर जो शॉर्टेज है जो यूथ की, वो बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब कम है, बहुत ज्यादा यूथ कम है। तो इसलिए उन्होंने ये बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो एशिया की स्पेशली कंट्री हैं, वहां के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दी है कि जो चाहता है भैया यहाँ आकर काम करना, वो कर सकता है, ठीक है। 4 से 5 साल का आपको वीजा वो ये वहां की जापान की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। सेकंड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर वो ये है कि जो लोग जापान में काम करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा, आप किसी तरीके से अगर आपको SSW वीजा मिल भी जाता है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां जाकर काम कर सकते हैं। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आप जहां पर भी जिस भी कंपनी में काम करेंगे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपको स्किल डेवलप कराएंगे, यानी कि आपको सिखाएंगे जापानीज और पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब, बेसिक आपने यहाँ सीखी, उसके बाद इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक जब तक आप चाहो वहां पर पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। सबसे अच्छी चीज पता क्या है यहाँ पे, वो ये कि वहां का एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप जा रहे हो ना, आप वही सीखने के लिए जा रहे हो, तो वो एनवायरमेंट आपको ऑटोमेटिकली वो चीज देगा। तो बहुत अच्छी चीज है भाई मेरे हिसाब से। ये चीज करने के बाद एक बार SSW में अगर आप अप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद जापान जाकर के आप अपनी लैंग्वेज सीख सकते हैं और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां का एनवायरमेंट पूरा जापानीज ही मिलेगा। वर्किंग वीजा होगा, आप वहां रहो, आराम से खाओ पियो, मस्त अपना काम करो। और मेरे हिसाब से ठीक ही है भाई, क्योंकि नेपाल हो, इंडिया हो, या कोई और भी कंट्रीज हो, भाई करेंसी भी सही है वहाँ की। तो ये है कि आप 5 साल 10 साल 15 साल अगर जापान में रह करके काम करके कुछ सेव कर लेते हो, तो अपनी कंट्री में बहुत अच्छा कर लेते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जापानीज को ऐसी मजाक मजाक में सीखना स्टार्ट किया कि भाई अच्छा है, मेरा उसमें मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर था, तो जिन लोगों ने इंटरेस्ट के तौर पे सीखी, या जिन लोगों को ये लगा कि भाई मुझे यहाँ का कल्चरल सीखना है, मुझे जापान जाना है, मुझे घूमना है, देखना है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू के जो स्टूडेंट हैं, उन दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। कि अगर आपने इसको इस वे में सोचा था, देखा था, तो मैं यही बताऊंगा कि यहाँ से आप इसको अर्निंग वाले वे में भी ले जा सकते हो। जापान को अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो आप और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो इसके थ्रू, काम करके, वहां पर रह करके, और साथ ही साथ पैसा कमा करके भी। सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में तो ये कवर नहीं किया। जो थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने ली, पढ़ के मैंने निकाली, वो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना देखो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट है जो मुझसे मिस हो गया हो, या फिर मुझे इसके बारे में पता नहीं और मैंने आपको बताई ना, तो आप फील फ्री मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियो पर मैं उसे भी कवर करूंगा। और इसके अलावा साथ ही साथ एक नेट के एग्जाम के ऊपर भी वीडियो मैं अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगा, और उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो नेट का एग्जाम जो है वो किस तरीके से होता है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।